जय हिंद दोस्तों। दो पावर्स तब मिल रही हैं। दो पावर्स कौन? जो पिछले 50 जो लगभग 50 साल तक लड़े, बीच में 10 साल तक ये हो सकता है एक बहुत ही यूं कहें 10 साल तक लगभग एक दूसरे के दोस्त रहे। दोस्त तो नहीं कह सकते, एक दूसरे दुश्मनी तो थी, लेकिन एक दूसरे को पूरी ख़त्म करने की ताकत, एक को हार की टीस और दूसरा दूसरे को ख़त्म करने की पूरी ताकत रख रहा था, दूसरा पहले को। अब ऐसी सिचुएशन में इन दो ताकतों के राष्ट्रपति आपस में मिलते हैं और वो तब उस माहौल में मिलते हैं जब तीसरी ताकत इन दोनों के सर पे आकर खड़ी हुई है। अब ये कौन है और किस तरीके की ताकतें हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन के दोस्तों, हमारा भाई कोरोना पीरियड की वजह से हमने एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच को स्टार्ट किया है और उस एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच के अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको करवाई जाएगी, जिससे आप यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के एग्जाम की पीटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। अब एनसीईआरटी अगर अच्छे से हो जाती है और बेसिक कंसेप्ट अच्छे से हो जाते हैं दोस्तों, और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अगर आपको सॉल्व करवा दिया जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी तैयारी करने में। अब इसीलिए दोस्तों हमने कोशिश करी है ये बैच स्टार्ट करने की। फीस इसकी कुछ ज़्यादा नहीं रखी है, सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस रखी है। इस 500 रुपीज़ पर मंथ में हम लोग आपको पूरी तरीके से, बहुत ही लिमिटेड वे, मतलब पूरे तरीके से पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। आपकी पॉकेट पे बोझ नहीं पड़ेगा और हम लोगों को भी आपको पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों अब टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक की बात कर रहे हैं और टॉपिक यहाँ पर दो बड़ी पावर्स की मीटिंग की बात है। अब यहाँ जिन पावर्स की मीटिंग की बात है और उन पावर्स के अंदर जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। असलियत में स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर यहाँ एक छोटी सी जगह है, छोड़ो उस चीज़ को, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कौन से शहर में हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे असलियत में इंटरेस्ट आता है आप लोगों को यूपीएससी लेवल की चीज़ें बताने कि असलियत में इनके इंटेंशंस क्या हैं और पीछे की गेम क्या है। इंटेंशंस और गेम के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो फैक्ट्स तो कोई मायने नहीं रखते, ये बहुत सारे लाइन खींच के पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे और भरी पड़ी है पूरी की पूरी माहौल, आप उसे देख लें। एक एनालिसिस कैसे होता है, मेरा काम है उस एनालिसिस को बताना, पर्दे के पीछे छिपी हुई बातें किस तरीके से हैं और क्या हुआ होगा और क्या चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करना। दोस्तों बात शुरू होती है कोल्ड वॉर से, और कोल्ड वॉर से भी अगर पहले की अगर आप बात शुरू करना चाहें तो वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 को अगर आप देखेंगे तो उसके बाद दो पावर्स निकल कर आई और 1945 से लेकर 1991 के बीच तक अगर आप देखेंगे तो कोल्ड वॉर चला लगभग 45 ईयर्स तक। और इस कोल्ड वॉर का जो आउटकम आया, इस कोल्ड वॉर शीत युद्ध का जो आउटकम था, इस शीत युद्ध का जो परिणाम था वो था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और सोवियत संघ यूएसएसआर जो है वो 15 देशों के अंदर टूट गया और उसमें सबसे बड़ा देश बचा रशिया। और यूं कहें कि इस यूएसएसआर की जो लीगेसी थी वो रशिया के पास आई, सारी परमानेंट मेंबरशिप से लेकर सब चीजें रशिया के पास आई और इस तरीके से कोल्ड वॉर खत्म हो गया। 1991 से अगर आप शुरू करें तो अप्रॉक्सीमेट 2010 के बीच तक अगर मोटे तौर पर देखा जाए, या 2010 के बीच तक ही मोटे तौर पर देखा जाए, तो असलियत में कहीं ना कहीं यूएसए और रशिया के बीच में दुश्मनी नहीं थी। यूं नहीं कह सकते कि दोस्ती थी, लेकिन हाँ यूं जरूर कहते हैं कि दुश्मनी नहीं थी। और इस पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं 2000 के आसपास तक तो बिल्कुल ही सही है, रशिया और यूएसए के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यूं कहें कि सस्पिशियस तो थे एक दूसरे के लिए, लेकिन दुश्मन नहीं थे। अब सिचुएशन जब बदलना शुरू हुई तो यहां पर 2000 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो राइज ऑफ पुतिन होता है। पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, अगर आप देखें तो 298-99 के आसपास ये गद्दी पर बैठते हैं। अब जब ये दोनों के दोनों, मतलब पुतिन गद्दी पर बैठते हैं तो किसी टाइम पर क्या नाम है, रशियन स्पाई एजेंसी के स्पाई भी रहे। उसके बाद जिस समय पर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया हो रहा था उस टाइम पर काफ़ी एलीट पोजीशन पर भी थे। और दोस्तों देशभक्तों के साथ एक समस्या होती है, हारता हुआ और टूटते हुए देश की जो टीस होती है वो जल्दी से आपको जीने नहीं देती। और पुतिन लगभग उन जैसे ही लोगों में से हैं जिन्होंने अपने देश को बिखरते हुए देखा,
हारते हुए देखा, टूटते हुए देखा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुर्गति जो अमेरिका ने की वो अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान में यूएसएसआर से किए गए जितने भी वादे थे वो सारे तोड़ दिए। वार एंड होने का मतलब ये होता है कि भाई अब हम नहीं लड़ेंगे, और उसके साथ साथ ये भी होता है कि अब हम षड्यंत्र भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान को रशिया के बिल्कुल पड़ोस में अफगानिस्तान को घाव की तरह, खुले घाव की तरह अमेरिका ने छोड़ा और तालिबान की ग्रिप में दे दिया, और उसके बाद भी बहुत सारे काम ऐसे किए गए जो रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे या रशिया की पावर्स के अगेंस्ट थे या रशिया के यहां तक कि इंटीग्रेशन के या राइज के अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से, और साथ में पुतिन का राइज और पुतिन का पावर के अंदर इस तरीके से आ जाना कि भाई अब तो 2036 तक पुतिन ही रहेंगे। ये सिचुएशन आप अगर यहां देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए डर का विषय है, वरिसम है। यहां अमेरिका और रशिया के बीच में जिस तरीके से एक सस्पिशन पैदा हुआ, एक नाराजगी कहो या एक दूसरे से कहीं शक पैदा हुआ, उसको देखते हुए एक एक करके अमेरिका ने अपने नाटो के कुनबे को बढ़ाना शुरू किया, और जो नाटो शुरू के 12 देशों में ही लगा हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके रशिया के सपोर्ट वाले सभी देश जो किसी टाइम पर यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, उन सबको अपने साथ मिलाकर 12 से इस कुनबे को बढ़ाकर 30 तक ले आए, 30। और जिस तरीके से अब ये नाटो पूरा रशियन बॉर्डर पर डायरेक्ट पहुंच गया, रशियन बॉर्डर पर डायरेक्ट पहुंच गया, ये रशिया के लिए किसी भी तरीके से खतरे की घंटी था। रही सही कसर, रशिया ने भी इसके अल्टरनेट के अंदर जो पुराने रशिया के फ्रेंड्स बचे हुए थे उनमें अपना दबदबा बढ़ाना शुरू किया। बेलारूस, यूक्रेन से लेकर जॉर्जिया के साथ भी अपने रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश करी, और यहां पर सेंट्रल एशिया के अंदर अपना एक कॉमनवेल्थ सा डेवलप करने की कोशिश करी। यहां जब रशिया अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से इन इलाकों में बढ़ा रहा है, तो यहां नाटो इस राइज ऑफ रशिया को दोबारा से इंपोज, रशिया को मतलब राइज ऑफ रशिया को दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यही रीजन है रशिया को चारों तरफ से घेरने के चक्कर में यहां 2 बैटल ग्राउंड इस टाइम पर बने हुए हैं जो बड़े हैं, और रशियन इन्फ्लुएंस को यहां खत्म करने की पूरी कोशिश है। एक तो बेलारूस जो रह रह के मामला उभर कर आता है, और दूसरा यूक्रेन, और तीसरा अगर आप देखें कि क्या अमेरिका इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश, या अमेरिका रशिया के साथ शांति बनाए रख रहा है, तो भूल जाओ। अमेरिका अगर आप देखेंगे तो यहां पर रशिया का एक इकलौता जो है वार्म वाटर पोर्ट है मुर्मांस्क, यहां पर नेवल बेस है। तो नॉर्वेलियन आइलैंड के यहां बियर आइलैंड पे अपने B-2 बॉम्बर्स अपॉइंट कर देना, और वो भी बाइडन के द्वारा B-2 बॉम्बर्स अपॉइंट कर देना कि अगर कल को पंगा होता है तो यहां मुर्मांस्क नेवल बेस को सिंक करते हुए, तबाह बर्बाद करते हुए हमें देर नहीं लगेगी। यही रीजन, इसके साथ अगर रोमानिया को देखेंगे, रोमानिया और मालदोवा वगैरह के अंदर अपने जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर देना, और ब्लैक सी के अंदर कंट्रोल बनाए रखने की पूरी कोशिश करना। अमेरिका कम नहीं है, यूक्रेन के अंदर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की पूरी कोशिश करना, और बेलारूस के अंदर जो पपेट, बेलारूस के अंदर जो पपेट, जो मतलब यूं कहोगे डिक्टेटर है, लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप, उसको उठाकर पटकने की पूरी कोशिश करना, और वो रशिया का सपोर्टर है। और साथ में रशिया के अंदर खुद पुतिन की पोजीशन को कमजोर करने के अंदर नेलवेली नाम के जो अपोजिशन का लीडर है उसको खुल के सपोर्ट करना। अमेरिका कहीं ना कहीं हर तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है इस रशिया को घेरने की, और उसके साथ साथ इस पूरे खतरनाक वाले माहौल में रशिया के साथ अमेरिका की मीटिंग हो रही है।
किस टाइम पर? वो उस टाइम पर मीटिंग हो रही है जब यहां पर आपको राइज ऑफ चाइना देखने को मिल चुका है और चाइना इज पोजिंग बिगर थ्रेट टू अमेरिका एज कंपेयर टू रशिया। पोजिंग बिगर थ्रेट, पोजिंग बिगर थ्रेट टू अमेरिका एज कंपेयर्ड टू चाइना, एज कंपेयर्ड टू चाइना। चाइना के कंपैरिजन में अमेरिका को, मतलब रशिया एज कंपेयर्ड टू रशिया, रशिया के कंपैरिजन में अमेरिका को कहीं बड़ा चैलेंज पोज करने का काम कौन कर रहा है? चाइना। अब ऐसे माहौल में कोरोना पीरियड में जब चाइना, अमेरिका चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर उसके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप किसी भी तरीके से हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि कोरोना कहाँ से फैला, उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सिचुएशन में रशिया में, मतलब पुतिन और बाइडेन की जो मीटिंग है वो अपने आप में स्पेक्टेकुलर व्यू रख रही थी कि दो सुपर पावर्स जो 50 साल तक आपस में लड़े, दुश्मन रहे और आज भी एक दूसरे को खत्म करने की पूरी ताकत में लगे हुए हैं। रशिया भी कम नहीं है। रशिया के साइबर अटैक्स, रशिया की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर अटैक, उसके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की पूरी ताकत रखना, इसी तरीके से और भी जैसे रिकॉग्निशन का मामला और बैन का मामला, हर जगह पर दोनों देशों के बीच में तलवारें खिंची रहती हैं। यहीं से इन दोनों के बीच की बातचीत शुरू होती है। अब यहां समझ लीजिए कि असलियत में अमेरिका को अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो यहां पर असलियत में 3 पावर्स निकल कर आ रही हैं। 3 पावर्स और 3 सुपर पावर्स, और एक तरीके का यूं कहें कि एक ट्राइंगुलर, एक ट्राइलेटरल स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ चाइना है और तीसरी तरफ यूरोप और अमेरिका एंड इट्स अलाइंस है। अमेरिका एंड इट्स अलाइज है। असलियत में रशिया और यूरोप की आपस में 36 का आंकड़ा है, अमेरिका का और यूरोप का चाइना के साथ 36 का आंकड़ा है, और मजे की बात रशिया और चाइना की भी पुरानी दुश्मनी है। यस, इसमें सबसे कमजोर कड़ी रशिया है और सबसे ताकतवर कड़ी अगर मिलिट्री के मामले में देखो तो अमेरिका है और इकोनॉमी के मामले में देखो तो चाइना है। मिलिट्री के मामले में रशिया भी सुपर पावर है और मजे की बात यह है कि रशिया इस टाइम नंबर 2 पर है, मिलिट्री के मामले में यह नंबर 1 पर है और यह नंबर 3 पर है। लेकिन इकोनॉमी के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। यहां पर इस टाइम पर सबसे बड़ा विलन चाइना नजर आ रहा है, चाइना। और इसी वजह से यहां आज के दिन अगर आप देखें तो बाइडेन जो कुछ दिन पहले ये कह रहे हैं अमेरिका इज बैक, जो कह रहे हैं अमेरिका इज बैक, अमेरिका वापस आ चुका है, बैक ऑन द टेबल, बैक टू पावर। और ये वही बाइडेन है जो मार्च के महीने में पुतिन को कह रहे हैं कि वो मर्डरर है, हत्यारा है। ये वही बाइडेन है जो पुतिन है जो बाइडेन से मिलने के बाद ये कह रहे थे, बाइडेन के इस मर्डर के बाद ये कहते हैं कि अमेरिका इज अ एनिमी कंट्री, अमेरिका एक दुश्मन देश है। अब ये दोनों मिल रहे हैं। अब ये दोनों मिले तो इनकी बातचीत क्या हुई, किस माहौल में हुई, किस तरीके से हुई और इसका आउटकम क्या है, ये देखना जरूरी है। और उससे पहले जो भी इंसिडेंट्स हुए उनको देखने के बाद इनकी बातचीत से क्या नतीजा निकलेगा वो जरूरी है। क्योंकि दोस्तों असलियत में जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उनकी उस बातचीत के ऊपर पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ टाइम में जो उठापटक हुई है उसका पूरा असर है, और अभी जो चल रहा है उसका भी असर दिखाई देगा। और आगे आने वाले टाइम में जो होने जा रहा है वो इसी बातचीत में अंदाजा लगाया जा सकता है, छोटी छोटी चीजों से।
अब बातचीत किस माहौल में हुई उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, माहौल होना जरूरी है और ज्यादा कुछ नहीं। बाइडेन जनवरी से कार्यभार संभाल रहे हैं, तो जनवरी से लेकर अब तक की जो भी रशिया और अमेरिका के बीच में खटपट है वो समझ लीजिए। B-2 बॉम्बर अपॉइंट कर देना और टारगेट हो बर्मस्क नेवल बेस। जिस तरीके से बेलारूस के अंदर उठापटक है और पूरी ताकत के साथ बेलारूस जो सरकार रशियन सपोर्ट की है उसके राष्ट्रपति को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत लगा देना। यूक्रेन के मामले में मजे की बात यह, यूक्रेन को हथियार मिसाइलें सप्लाई करने की बात करना और मिसाइलें और हथियार सप्लाई कर देना रशिया के अगेंस्ट। क्रीमिया के मामले में रशिया को घेरने की पूरी कोशिश करना। रोमानिया के अंदर पहले ही हालांकि यह हो चुका था कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस्टेब्लिश कर देना, समझे। टर्की के मामले में रशिया से S-400 ना लेने के लिए दबाव बनाना। पुतिन को मर्डरर कहना, साथ में अपोजिशन लीडर को खुलकर सपोर्ट करना, समझे। यह सब माहौल अमेरिका की तरफ से बनाया गया, सब चीजें अमेरिका की तरफ से की गई। पुतिन से बात करने से पहले दोनों देशों ने अपने एम्बेसडर्स तक को वापस बुला लिया था। दोनों देशों ने अपने एम्बेसडर्स तक को वापस बुला लिया था। अब जब दोनों देशों ने अपने एम्बेसडर्स तक को वापस बुला लिया है और काम कुछ नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी दोनों देशों ने दुश्मनी अपने अल्टीमेट लेवल पर है। तो रशिया भी कम नहीं है, रशिया अमेरिका को एनिमी कंट्री बता रहा है और सब चीजें। कुछ दिन पहले पुतिन ने जब ये मीटिंग से 2 दिन पहले पुतिन ने कहा कि शी जिनपिंग हमारा दोस्त है और शी जिनपिंग और इंडिया के मोदी जी जो हैं ये दोनों के दोनों समझदार इंसान हैं, अपने मामले खुद संभाल लेंगे। असलियत में वो अमेरिका को मैसेज देना चाहते हैं कि चाइना से हमें कोई समस्या नहीं है और चाइना के बारे में स्पष्ट शब्दों में कह देना कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। ये तो पुराना माहौल हो गया जिसके अंदर एक दुश्मनी भरा माहौल, खुलकर अपने को एक दूसरे को निचले स्तर पर जाकर गाली बकने का एक माहौल, जबरदस्त माहौल एक क्रिएट किया गया। अब जब यह माहौल क्रिएट किया गया तो उसके बाद दूसरा एक बात जो उस टाइम मीटिंग के दौरान हुई, 2-4 बातें। मीटिंग का टाइम रखा गया लगभग 4 घंटे का एक मीटिंग का टाइम रखा गया और कहीं ज्यादा, और उसमें फर्स्ट एक शॉर्ट सेशन और सेकंड सेशन जो लॉन्ग सेशन था उसके 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मजे की बात, लंबे सेशन के सेकंड पार्ट के अंदर मीटिंग ही नहीं हुई। 2 बड़े देश आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो इतनी जल्दी बातचीत करके खत्म कर गए कि उनको एक दूसरे टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी उन्होंने प्लान कर रखा था, वो ज्यादा टाइम प्लान कर रखा था, बातचीत कम में निपट गई। इसका मतलब अंदर खाने कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा आगे नहीं बात करते, जाओ दफा हो जाओ यहां से। दूसरा जो इवेंट यहां ये देखेंगे कि जब बाइडेन और पुतिन आपस में मिले तो एक चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाने वाला था वो ये था कि बाइडेन ने पहले हाथ बढ़ाया और मुस्कुराए। लोग कहेंगे इससे क्या होता है, मैं कह रहा हूं बहुत कुछ होता है। बॉडी लैंग्वेज देख के यहां पहले हाथ बढ़ाने का मतलब आप समझते हैं क्या हुआ? पहले हाथ बढ़ाने का मतलब यह है कि बाइडेन को इस समय पर ऐसा इसका एक कयास लगाया जाता है कि अमेरिका ज्यादा जरूरत में है रशिया के कंपैरिजन में। पुतिन के अड़ियल पने की जगह रशिया ज्यादा जरूरत में है। पुतिन के कंपैरिजन में बाइडेन को रशिया की या पुतिन की ज्यादा जरूरत है और इसी वजह से बाइडेन ने अपना हाथ पहले बढ़ाया कि भाई ठीक है, तेरे से दोस्ती करने आए हैं। अब ये क्यों जरूरत है उसके ऊपर अलग डिस्कशन करेंगे। दूसरा, दोनों की मीटिंग के अंदर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना होना। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना होना इसका मतलब यह है कि दोनों में किसी तरीके की कोई सहमति नहीं बनी। दोनों में किसी तरीके की कोई सहमति नहीं बनी और भले ही बाहर आके कहें कि माहौल अच्छा था, अंदर इन लोगों की सही खटपट हुई है। एक दूसरे के साथ।
अब तीसरी बात आगे अगर बढ़ के देखते हैं तो आगे बढ़कर यह देखें कि असलियत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पहले पुतिन आते हैं और सिर्फ रशियन मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, और दूसरी तरफ जब बाइडेन आते हैं तो वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने आते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया उनसे मर्डर वाला सवाल पूछती है तो वो ना चुप रह जाते हैं, केवल हां और ना में सर झुकाते हैं। यहां इसका मतलब यह है कि दोनों की बातचीत हुई, बातचीत में दिल नहीं मिले। दिल ना मिलने का मतलब यह है कि अमेरिका जिस इंटेंशन के साथ रशिया से मिला, क्या वो पूरी हुई? आंसर है नहीं। क्या रशिया झुकता हुआ नजर आ रहा है? आंसर है नहीं। बहुत सारे रीजंस हैं रशिया और अमेरिका के बीच में, और उन सब को लेकर जिस तरीके से रशिया आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से अमेरिका इस टाइम पर फंसा हुआ है, तो असलियत में ये ट्राइंगुलर है। ट्राइंगल ये है कि ये रशिया इस टाइम पर की प्लेयर है। आज के दिन रशिया अगर चाइना के साथ खड़ा हो जाता है तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप को बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। ये दोनों के दोनों इन सब की धज्जियां उड़ा देंगे। और अगर यही रशिया इनके साथ आके खड़ा हो जाता है तो चीन की एग्जिस्टेंस को खत्म कर देंगे। यानी ये जो रशिया है ये की प्लेयर है, इसीलिए बाइडेन पहले हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है दोस्तों, इसीलिए बाइडेन पहले हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जब हम इस चीज को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ही फायदा ज्यादा होगा। हालांकि अगले वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको यह बताऊं कि इन दोनों की आउटकम क्या रहेगी, या क्या रशिया और अमेरिका के बीच में दोस्ती हो पाएगी। यहां तो पता लग गया कि यहां तो दोस्ती नहीं होने वाली, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। तो आगे होगा क्या, इनके रिलेशंस कैसे चलेंगे, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।